अस्सलाम वालेकुम। क्लास में इंशाल्लाह 5 मिनट में क्लास शुरू करूँगा, तो तब तक ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएँ, फिर उनको एडमिट कर लूँ क्लास में। तो आप तब तक इंतज़ार करें। इंशाल्लाह 10 बजे लेक्चर शुरू करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारी स्लाइड नंबर 2 है, मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी है। स्लाइड जो है वो अभी फाइनल नहीं है क्योंकि स्लाइड्स इस प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर नंबर ऑफ स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये साथ साथ कंप्रेस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा, इस लेक्चर में हमने 4 सेक्शन कवर करने हैं: फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एनाटमी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंशाल्लाह जब ये लेक्चर एंड होगा, नंबर ऑफ स्लाइड्स कम होगी और वो फाइनल आपकी स्लाइड होगी। अच्छा जी क्लास, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बारे में। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं जब तक आप लोग अपनी सारी अटेंडेंस टाइप कर लें। अच्छा जी क्लास, हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर है हमारा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस इट्स फाइनेंसेस आर साउंडली मैनेज्ड। जो फाइनेंसेस हैं वो आपके पैसे से रिलेटेड हर हर ट्रांजैक्शन, हर मैनेजमेंट, बैंक, जो भी आपकी पैसों से रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, फाइनेंस के अंडर आएंगे। In this section, those aspects of finance and accounting will with which newly generated software engineer is most likely to come into contacts are emphasized। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल टर्म्स या इश्यूज हैं उनको हम इंशाल्लाह इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आ जाती है द नीड ऑफ कैपिटल। अभी हमारा सिनेरियो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं और ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। तो कोई भी नया स्टार्टअप रिक्वायर करता है रिसोर्सेज, सिस्टम, लैपटॉप, इंटरनेट, ऑफिस, और इन सारों के लिए चाहिए होता है पैसा। तो जो पैसा है जो आप शुरू में इन्वेस्ट करोगे किसी एक बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में या अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब है क्या जी ये? इट इज़ नॉट अनकॉमन for recent graduates in computing to start their own company that provides software services। लेकिन उन्हें सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए खुद से भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो देयर कॉन्ट्रैक्ट हायर्ड सर्विसेज, और दूसरा है डेवलप पैकेजेस। जो सॉफ्टवेयर हाउस नया स्टार्ट हुआ है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, अपने खुद इन हाउस डेवलप करके प्रोडक्ट्स बेचेगा जिसको पैकेजेस कह रहे हैं। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि आप अपनी कोई इन हाउस डेवलपमेंट नहीं करोगे, आप कमीशन बेस बिजनेस करोगे। आप बाहर के जो मशहूर सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ अपनी जो पार्टनरशिप है वो कर लेंगे। कैस्पर्स की हो गया या कोई और, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 हो गई, आप उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करते हो कि जी हम पाकिस्तान में आपकी सर्विसेज देंगे। आप गूगल के साथ कर लेते हैं, तो वो आपको पार्टनरशिप के बाद कमीशन देंगे हर प्रोडक्ट जो आप सेल करेंगे उस पे।
लेकिन इन दोनों के लिए आपको बिजनेस चलाने के लिए शुरू में एक्सपेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कैपिटल चाहिए. दे विल बी इन नीड ऑफ सम मनी टू स्टार्ट द वेंचर. अच्छा जी, द नीड ऑफ कैपिटल, हमें कैपिटल चाहिए क्यों? What is capital needed for? Capital will be needed for salaries, rents and bills, equipments, cost of advertising, miscellaneous expense, interests on any money borrowed. जो बाकी तो आसान है चीज़ें समझने वाली. मिसलिनियस एक्सपेंस वो होता है जो कि आप किसी हेड के अंडर नहीं डालते. मिसाल के तौर पे आपने अपने वर्कर्स के लिए पानी नेस्ले का मंगाया, तो ये मिसलिनियस में चला जाएगा. आपने जो है वर्कर्स को कोई इंसेंटिव दिया है ईद पे, या जो मिसलिनियस के अंदर वो टर्म्स कवर होंगी जो आप किसी एक स्पेशल हेड के अंडर नहीं लिखते, क्योंकि वो उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं होता. अब हेड क्या है? हेड ये कि मिसाल तौर पे अपने लोग अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हो. सैलरी हेड होगा एक अकाउंट का, जिसके नीचे आप सारा मैनेज करेंगे कि कौन-कौन आपका एम्प्लॉयी है, जिसको आपने कितनी-कितनी सैलरी देनी. तो आपकी सैलरी हेड के नीचे वो सारा अकाउंटिंग और फाइनेंस चलेगा उसका. फिर इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, अगर आपने कोई कर्जा भी लिया है तो उस कर्जे की रीपेमेंट के लिए भी आप कैपिटल ले सकते हैं. अच्छा जी, आगे आता है जी सोर्सेस ऑफ फंड्स. किसी भी कंपनी या नए स्टार्टअप को फंड कहाँ से कौन से मिल सकते हैं, कहाँ का तो नहीं इसमें डिस्कशन, लेकिन ये डिस्कशन है कि वो जो मिलेंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं. तो एग्जाम का सवाल है कि जी आपका नेम एंड एक्सप्लेन सोर्स ऑफ फंड्स. थ्री टाइप सोर्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स. सबसे पहला है ग्रांट. ग्रांट वो पैसा है जो कि आपने वापस नहीं करना होता. नॉर्मली ये आपको आपके वालदेन देंगे या गवर्नमेंट देगी. तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो वो आपसे वापस नहीं लेगी, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगी कि जी आपको ग्रांट एक वन टाइम नहीं मिलेगी. जो ग्रांट होगी वो आपको मिलेगी परफॉर्मेंस बेस. जो गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती हैं वो वन टाइम ग्रांट कभी भी नहीं होती. आप एक पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाकर भेजते हैं और उसमें आप अपनी एक टाइमलाइन देते हैं कि हम किस टाइम क्या चीज़ बना के डिलीवर करेंगे, किस टाइम हम क्या चीज़ बना के डिलीवर करेंगे. वो पूरी एक टाइमलाइन दी जाती है. और जब आप वो अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करते हो, जी आपने पहला ऑब्जेक्टिव जो कि 1 महीने बाद का सेट किया वो कंप्लीट होगा, तो आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी. जो जो आईएमएफ है जो हमें कर्जा देता है वो भी इसी तरह देता है. और हर नई कंडीशन में वो कहता है जी आप बिजली का रेट बढ़ा लें या फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा लें. तो जिसने कर्जा देना होता है वो फिर अपनी कंडीशंस भी मनवा सॉरी, वो तो कर्जा है वो तो हमने वापस करना है. लेकिन वो दे ग्रांट किस तरह रहा है कि वो वन टाइम नहीं देता, वो इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं. ग्रांट और लोन में फ़र्क ये है कि ग्रांट का पैसा आपने वापस नहीं करना होता, लेकिन लोन का पैसा आपने वापस करना होता है विद इंटरेस्ट. लेकिन दोनों सिनेरियोज़ में आपको कभी भी इकट्ठा वन टाइम पेमेंट नहीं होती, आपको आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होती है. दूसरा जो हमारे पास है वो है लोन. Loan is a sum of money lent to the company. Interest is payable on it at a rate that may be fixed or variable. Loan is usually for fixed period. The company is liable to pay back the loan, and if company dissolves, the lender is entitled to recover the loan from the sale of the assets. ये आखिरी पॉइंट वैसे सबसे खतरनाक है अगर हम ऐसा कॉम देखें. जो कर्जा देता है, कर्जा देने वाला आपको टाइम पीरियड के हिसाब से कर्जा देता है, और ये कर्जा टाइम बाउंड होता है कि आपको 1 साल में पूरा दे दिया जाएगा या 2 साल में पूरा दे दिया जाएगा कर्जा. लेकिन जो कर्जा देता है वो फिर अपना सूद के साथ किस्तें वापस लेता है. लेकिन इन केस अगर कोई कर्जा वापस ना कर सके, तो कर्जा देने वाले का ये कानूनी हक है कि जिसको कर्जा दिया है उसके एसेट्स को बेच के वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है. मतलब ये कि अगर हमें अगर चाइना या अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कर्जा दिया है और हम पे बैक नहीं कर सकते, तो उनके पास ये लीगली इख्तियार है कि वो हमारे एसेट्स को, हमारी कीमती चीज़ों को, हमारे रिसोर्सेज को खरीद कर खरीद कर नहीं, उसके ऊपर, क्योंकि वो पैसे तो उन्होंने पहले से दे दिए हैं, उस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लेयर बिठाकर उसको बेच सकते हैं और हमें
पैसा नहीं देंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर मोटरवे बन जाती है तो मोटरवे पे हमारी अपनी पर्सनल गाड़ियों से ज़्यादा आपको चाइना के लोडर आते जाते नज़र आएंगे। अच्छा जी। और जो तीसरा सोर्स ऑफ फंड आप ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं इक्विटी। अब इक्विटी क्या है? इक्विटी ये है कि आपने अपना एक पूरा प्लान बनाया, प्रपोज़ल बनाकर आपने वो जाके बैंक को प्रेज़ेंट किया, बैंक तो दे दिया, बैंक ने तो दे दिया आपको कर्ज़ा। लेकिन अगर आप वो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो पहले से ही बहुत सारी कंपनीज़ से उनको पैसा आ रहा होता है, पैसा उनके पास बल्क में पड़ा होता है। तो वो ये करते हैं कि वो जो नए प्रपोजल्स देखते रहते हैं कि अच्छा कौन मुझसे पैसा लेना चाहता है और मुझसे पैसा लेकर वो मुझे अपनी कंपनी का शेयर दे देगा। इसको हम जो है वो इक्विटी कैपिटल कहते हैं, जहाँ पे आप किसी भी इन्वेस्टर को उसके पैसे देने पे कंपनी का शेयर दे देते हैं। अब लोन और इक्विटी में फ़र्क ये है कि लोन का एक टाइम फ्रेम है कि अगर आपने 10 लाख लिया है, तो आपने 13 लाख वापस करना है और आपने हर महीने 35,000 रुपए किस्त देनी है। इस तरह आपका जो लोन है वो 5 या 6 साल या 10 साल में उतर जाएगा। लेकिन जो इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल में आपको अगर कोई 10 लाख देता है, तो वो यही टर्म्स कंडीशन साइन करेगा कि जी ठीक है, हर महीने आप मुझे 35,000 दें। लेकिन वो 35,000 बनता है उसके 40% या 30% इक्विटी के अगेंस्ट, के जितनी उसकी ओनरशिप है। और जब तक उसकी ओनरशिप है उस शेयर की, वो आपको उसको पैसे देने होंगे। और अगर आपकी कंपनी ग्रो करती है और आपकी कंपनी कामयाब हो जाती है, तो जो आप शुरू जब आप 35,000 से थे और अगर आपकी कंपनी अच्छी ग्रो करती है, तो फिर आपका भी जो रेट है वो बढ़ जाएगा और आपको उसको भी ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि वो आपका 35% कंपनी का मालिक है। अच्छा जी, कोई सवाल तो नहीं, आप लोगों का भी अटेंडेंस ही है आई है, तो ठीक है जी। अब ये 3 टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स थे। इसके बाद हमारे पास अगली स्लाइड है वो बजट के ऊपर। बजट एंड मॉनिटरिंग। अब बजट है क्या? A budget is a financial plan for a defined period of time, usually a year. It is an estimation of revenue and expense over a specified future period of time. It is compiled and reevaluated on a periodic basis. अच्छा, बजट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इवन मुल्क भी बनाते हैं। बजट बेसिकली आपका फ्यूचर प्लान होता है 1 साल का, जिसमें आप ये कहते हैं कि अभी तक जितनी हमारी सेल है, हम ये बजट बनाएँगे कि इस 1 साल में हमने अपनी सेल कितनी बढ़ानी है, हमने अपने टारगेट क्या सेट करने हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बढ़ाते हैं। आप बताते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के कौन-कौन से हिस्से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करके आप उस डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करके अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। अ बजट इज़ अ बजट इज़ अ प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर financial position of an organization covering usually the current or the next financial year. A complete budget include prediction for all of the annual financial statements, but the most concerned aspect of budgeting is income and expenditure budget. बजट के अंदर और बहुत सारे भी जो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो आपका है इनकम और एक्सपेंडिचर का, कि कंपनी की ओवरऑल इनकम कितनी होगी, जो आप फ़ोरकास्ट करते हैं। आप कितना फ़ोरकास्ट करते हैं कि आपका जो बजट का प्लान है, वो सेल को किस लेवल तक ले, आपकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी और आपके एक्सपेंडिचर्स कितने बढ़ेंगे। इन ये 2 मेन फैक्टर्स होते हैं किसी बजट के। बजट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। बजट एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि यूजुअली बजट आप अपने टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन वो टारगेट्स को मीट करने के लिए जो आपने प्लान बनाया था, वो आप फीडबैक लूप के साथ कि हम ये कुछ करेंगे ताकि चीज़ें बढ़ें। लेकिन जब वो आप करना शुरू होते हैं, तो पहले 1-2 महीने पता चलता है कि वो काम नहीं कर रही। तो अगर वो काम नहीं करती, तो आपके पास ये स्पेस है कि आप अपने बजट के प्लान को रिवाइज़ कर लें, कुछ मकासद हासिल करने के लिए। वो आगे लिखा हुआ है जी, एडजस्टमेंट्स आर मेड रिपीटेडली until a situation is reached where sale exceed expenditure with a reasonable profit margin.
जहाँ पे आप अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि जो सेल और एक्सपेंडिचर है इसमें क्या रेशो रहनी चाहिए, कि सेल हमारी एक्सपेंडिचर से कितने ज़्यादा होनी चाहिए। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने प्लान को बार बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि आप अपने इस गोल को मीट कर सकें। Sales and order intake. A sale is a transaction between two parties where the buyer receives goods, services and assets in exchange of money. अच्छा जी, order intake is the amount of order a company can intake at certain time. जो सेल है वो आपकी, जो भी आप गुड प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हो उसके एवज जो आपको पैसा आ रहा है वो आपकी सेल बनेगा। और आपका ऑर्डर इनटेक है कि आपकी कैपेसिटी, आप उससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं ले सकते। लेट्स सपोज अगर आप ये मास्क बना रहे हैं और आपकी कैपेसिटी 5,000 मास्क की है एक महीने की, तो आप नहीं 10,000 या फिर आप 1 लाख मास्क ऑर्डर ले सकते, क्योंकि आपको आपकी प्रोडक्शन का जो ऑर्डर इनटेक है उसका वॉल्यूम पता है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे कॉस्टिंग। हमने अब कॉस्टिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स की, तो उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। द प्राइस एट विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस डिपेंड्स ऑन, जो आप कॉस्टिंग करते हैं वो डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स के, जो कि ये हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग इट। आपने जो प्रोडक्ट बनाना है उसके प्रोडक्ट के बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है और आपको प्रोवाइड करने में कितने एक्सपेंस आ रहा है। मार्केट कंडीशंस, आपने मार्केट कंडीशंस भी आपकी प्राइस पे इफेक्ट करेंगी। वो मार्केट कंडीशंस क्या हैं? प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, जो आपके मुकाबले के प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या कीमत है। आप उनसे अगर ज़्यादा कीमत रख दोगे तो आपकी सेल कम होगी और उसकी सेल ज़्यादा होगी। और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अगर कोई वीडियो गेम खेलता है तो आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि माइक्रोसॉफ्ट, प्लेस्टेशन, ये दो कंपीटिंग जो प्रोडक्ट लाइन्स है। माइक्रोसॉफ्ट अपना बनाता है जी कंसोल, उसको अब जिस तरह उन्होंने एक्सबॉक्स नाम दिया है, और प्लेस्टेशन सोनी का प्रोडक्ट है। ये दोनों अपने सारे फीचर्स भी उन्होंने शेयर कर दिए हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि गेम्स क्या है और ये भी बता दिया कि वो प्लेस्टेशन वाला कंसोल कब आएगा। लेकिन उन्होंने प्राइस नहीं अभी तक शेयर की, क्योंकि कहा यह जाता है कि इन दोनों में से जो सस्ता अपना कंसोल रखेगा वो मार्केट का शेयर विन कर जाएगा। और ये प्लेस्टेशन 4 जो थी उसने बड़ा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया था आज से 7 साल पहले। एक्सबॉक्स वन और प्लेस्टेशन 4 जब मुकाबले में अनाउंस हुए तो एक्सबॉक्स ने अपना पहले प्राइस अनाउंस कर दिया है, जहां तक मुझे याद पड़ता है 450 या $499, जिसके मुकाबले में सोनी ने अपना प्लेस्टेशन 4 अनाउंस किया 399 पे। और जो प्लेस्टेशन 4 कंसोल था वो उस इन 7 सालों में उसकी सेल बहुत अच्छी रही। ऑल्दो एनालिस्ट्स ये भी कहते हैं कि जो प्रॉफिट मार्जिन था प्लेस्टेशन 4 के कंसोल में वो बहुत कम था। उन्होंने बहुत कम प्राइस पे जो प्रोडक्ट है वो सेल किया था। लेकिन कंपेटिटर की प्राइस जो है ना वो बड़ी अहमियत रखती है आपकी प्राइस की सेटिंग के अंदर। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर आपकी डिमांड कम है या ज़्यादा है ये भी इफेक्ट करेगा आपकी प्राइस पे। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आप 1 रुपया भी बढ़ा लो तो लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी डिमांड कम है तो आपको बहुत नीचे प्राइस लानी पड़ेगी ताकि आप एक दफ़ा मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन कर सकें, अपनी एक्सेप्टेंस मनवा सकें लोगों से। फिर कॉस्टिंग में कुछ और फैक्टर्स भी अहमियत रखते हैं। वो कौन-कौन से हैं कि जी रॉ मटेरियल्स एंड बॉट इन आइटम्स। आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसकी क्या कीमत थी? बॉट इन आइटम्स के जो आपने अपनी प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल खरीदा है उसको भी बॉट इन आइटम्स कहते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप पे डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर लेट्स सपोज अगर आप कोई मशीन 3D प्रिंटर आपने रखा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो भी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आएगा। फिर है जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपने डेवलपर्स रखे हुए हैं, आपने सफाई के लिए एक एक लेबर रखी हुई है, तो ये आपकी लेबर कॉस्ट आएगी। फिर ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स वो होते हैं जो कि मिसलेनियस हैं, ज़रूरी नहीं कि स्पेशल हेड के अंडर हैं, लेकिन उनको आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है। अब आगे आता है जी कॉस्टिंग। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस?
वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं कॉस्टिंग के प्रोसेस को? मटेरियल विच आर बॉट बाय कंपनी एंड प्रोसेस्ड एट अ पार्ट ऑफ द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स. Bought in terms are those items that are bought by a company and incorporated into their products as it is unchanged. The cost of equipment for a company is simply how much the company paid for the equipment. The cost of labor is the sum of all wages paid to the employees. Overheads are the costs that cannot be directly associated with specific products or services but must still be covered by the total revenue. यही जो पीछे तस्वीर के अंदर मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो अगली स्लाइड के अंदर रिटन फॉर्म में बता दी गई हैं. आगे आ गया जी प्राइसिंग. आप प्राइस कैसे सेट करेंगे? Pricing is a method of determining the value a product will get in the exchange of goods or services. The price that a company charges for its products and services is constrained by the factor that revenue must exceed the cost of product. आपने जब भी प्राइस सेट करनी है तो उसका सबसे बुनियादी जो फॉर्मूला है वो ये कि आपके तमाम एक्सपेंस जब एक दफ़ा आप कैलकुलेट कर लें कि मेरा ये जो मैंने 1000 लेट्स सपोज अगर आप एक कारपेंटर को देखो जो एक लकड़ी का उसने 1000 कुर्सियाँ बनाई हैं, तो वो पहले ये देख लेगा कि मेरी 1000 कुर्सियाँ बनाने में कॉस्ट क्या आई है, तो सबसे पहले उस कॉस्ट को चेक करेगा. वो 1000 कुर्सियाँ बनाने में लेट्स सपोज उसको 6000 या 7000 रुपए का उसका खर्चा हुआ है, उसकी अपनी अभी लेबर सब कुछ वो डाल भी दे, तो कहते हैं जी 12-13 हज़ार रुपए मेरा खर्चा हुआ है ये 1000 कुर्सियाँ बनाने में. तो वो उसके बाद चेक करेगा इसमें मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखूँ. मैं हर कुर्सी पे लेट्स सपोज 200% जितने की मुझे कॉस्ट आई है, मैं उससे ज़्यादा उतने ही पैसे ऊपर और माँगता हूँ. तो आप पहले अपनी कॉस्ट आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आपकी प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट है, फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन ऊपर रखते हैं कि मैं इसमें से कितना प्रॉफिट लेना चाह रहा हूँ. सॉफ्टवेयर कंपनीज़ आर टिपिकली फेस्ड विद प्राइसिंग इन कॉन्टेक्स्ट्स. जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्राइसिंग है वो ये 2 जो आगे सेंटेंस लिखे हैं इनके मुताबिक सेट होती हैं जी. Pricing a bid to provide service such as consultancy, designing or programming with payments based on the effort supplied. जब आप किसी को सर्विस दोगे, कंसल्टेंसी दोगे, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग करोगे, पेमेंट बेस करोगे, एफर्ट सप्लाइड. यानी आपने उसको सर्विस दी, कंसल्टेंसी दी, डिज़ाइन किया, उसके लिए कुछ-कुछ प्रोग्रामिंग की, तो आपने उसके लिए कुछ एफर्ट की. आपने कोडर उसके लिए हायर किया. लेट्स सपोज़ नेटवर्किंग की तो आपने नेटवर्किंग का बंदा उसको भेजा. कंसल्टेंसी के लिए आपने एक बंदा हायर किया. तो ये जो जो आपने रिसोर्स लगाया इसकी कॉस्ट आएगी. लेट्स सपोज़ हमने किसी नेटवर्किंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट आया कि जी हमें नेटवर्किंग करानी है. तो आपने उनको एक बंदा भेज दिया वो नेटवर्किंग के लिए. और नेटवर्किंग करके जब वापस आया तो आपने उसको कहा था कि मैं आपको 1 दिन के 5000 दूँगा जो आपका बंदा भेजा था जिसे आपने. लेकिन कंपनी से आप 10,000 रुपीज़ डिमांड करें पर डे. तो जो आपकी कॉस्ट आई वो आई 5000. 5000 में आपने अपने नेटवर्किंग वाले बंदे को दे दिया. जो बाकी ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका 5000 है. लेकिन इस मॉडल में आप जो ऑर्डर आता है आप उसके मुताबिक वो बनाकर उसको जो भी आप सर्विस देते हो उसकी फिर कॉस्ट लेते हो. फिर इसी तरह प्राइसिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट व्हिच समवन हैज़ डेवलप्ड. कभी आपको कंपनी ये भी कह देती है कि जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और वो जो प्रोडक्ट है ना वो आपको बता देते हैं कि जी मुझे इस तरह का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम चाहिए. तो वो आपको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का ऑर्डर देते हैं, आपको साथ सैंपल भी देते हैं. वो देखकर आप एनालिसिस करके उसको कॉस्ट कर देते हो कि मुझे इस पूरे प्रोडक्ट की मैं आपको ये चार्जेस लूँगा जिसमें आपकी डेवलपमेंट और दोबारा आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन भी आ जाएगा. लेकिन एक और चीज़ भी है वो है आपका कमीशन बेस्ड सर्विस. ये वो सिनेरियो कि इसमें प्रोडक्ट आपका नहीं है. मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ हो गई. अभी प्रोडक्ट आपका नहीं है लेकिन आप इस पे कमीशन रख लेते हो. आप कहते हो कि जी हाँ जी हमारे ऑफ़िस ऑफ़िस से आपको जेन्युइन विंडोज़ 10 मिल जाएगी जिसकी की 4000 रुपए की है फॉर 1 पीसी. तो इसमें आपका कमीशन होगा. पीछे से आपको वो $10 की मिल रही होगी, आप आगे $12 की बेच दोगे या $20 की. तो ये इसमें प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे, आप सिर्फ कमीशन ले रहे हो उसके ऊपर. अच्छा जी, क्लास यहाँ तक हमारा लेक्चर था. लेक्चर एंड हो गया. अब एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ग्रुप के अंदर ना मैंने एक लिंक शेयर किया आपसे. वो लिंक है एक वीडियो का. ये जो वीडियो है ये शार्क टैंक्स की है. शार्क टैंक्स के अंदर जो मुख्तलिफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपना आइडिया जाके प्रपोज करते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री के वेंचर कैपिटलिस्ट्स बैठे होते हैं.
वो फिर बिड करते हैं कि ठीक है हम आपके आइडिया के सुनने के बाद हम इतने % आपकी कंपनी का खरीदना चाहते हैं। तो ये लिंक ज़रूर देखिएगा। और फिर एक असाइनमेंट है इससे रिलेटेड, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीकेंड तक दूंगा इंशाल्लाह। ओके क्लास, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूँ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली क्लास को कह दीजिएगा कि एक तो ये क्या नाम है अपने जो आईडी नेम्स वगैरह हैं उसको काइंडली ठीक कर लें, और दूसरा ना सर जब मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं ना सर, तो काइंडली उसको किसी जो आज वाली टेंडर्स है ना वो सेंड किया करें। कुछ बच्चे अपनी तरफ से चालाकी करते हैं, ओल्ड टेंडर सेंड करते हैं, तो मेरे पास भी स्क्रीनशॉट सेंड होते हैं यहाँ, तो इस तरह क्या करें कि उसमें कोई टाइम डेट शो रहा हो कि वेरीफाई हो सके कि आज की टेंडर्स है। तो ये कहना था कि काइंडली क्लास को ना फॉलो कर देना। अच्छा जोसियर, आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास लिस्ट आती है कि इस टाइम क्लास में कौन कौन सा बच्चा है? जी और सर, पार्टिसिपेंट आते हैं और उनकी अटेंडेंस जो होती है वो जो चैट में करते हैं वो मुझे शो हुई है। आप ये जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है ये आपके पास आ रही होती है? जी सर, 45 है सर इस टाइम। ठीक है, आप ये इसको संभाल लो। तो क्योंकि कुछ इस तरह आता है ना, कुछ बच्चों का नेट का इशू है तो वो अटेंडेंस लगाते हैं, जब उनका नेट बंद होता है तो वो लॉग आउट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वैसे सारों ने आपकी आवाज़ में ही, यानी आप बोले तो सुन लिया आपकी बात। तो मैं तो कहूँगा कि भाई सीआर आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। बाकी मैंने तो सीआर से अटेंडेंस लेनी है, अगर कोई सीआर की कंडीशन नहीं मानता तो अपनी अटेंडेंस का खुद जिम्मेदार है। जो सीआर कह रहा है आपको वैसे करना होगा क्लास। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूँ। ठीक है क्लास, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखा होगा, आपके घर वालों को भी, और अल्लाह ने अगर किसी पे मुश्किल वक्त लाया है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। ये मुश्किल वक्त इस टाइम सब के लिए है, हर शख्स कोई न कोई मुश्किल में मुब्तला है। तो आप अपने लिए और अपने दोस्तों और अपनी क्लास फेलोज़ के लिए और बाकी रिश्तेदारों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा नमाज में। और मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह हम कल दोबारा लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह